हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज 2-3 दिन छुट्टी के बाद हम लोग फिर से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। फटाफट से सबसे पहले आप लोग लाइव क्लास से जुड़िए। ठीक है। चलो स्वाति, यदुवंशी, हेलो। हेलो स्वाति। तो हम लोग बच्चों देखे थे, जो पर परागन था उसमें दो कारक थे, एक बायोटिक और एक एबायोटिक, मतलब जैविक और अजैविक। ठीक है। तो हम लोग जैविक कारक के बारे में आज पढ़ेंगे और जैविक कारक के बारे में पढ़ लिए थे। तो अजैविक कारक में क्या था सर? जल परागन और वायु परागन। तो सबसे पहले स्वाति, आप ये बता दीजिए कि आवाज सही से जा रही है? चलिए, चलो ओके। स्वाति प्रिया, हेलो सर। हेलो स्वाति। चलिए ठीक है। तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बताइए, आज आपके टेलीग्राम पे हम लोग फिर से 5 क्वेश्चन डाले थे, क्या आप लोग उस क्वेश्चन को बनाए थे? आज जो हम लोग फिर 5 क्वेश्चन टेलीग्राम पे ऑब्जेक्टिव दिए थे, क्या आप लोग उसको बनाए थे? चलिए ठीक है। जब इस क्लास को समाप्त करने से पहले लास्ट में हम लोग उस 5 क्वेश्चन पर भी चर्चा कर लेंगे। 1 मिनट देख लेते हैं पांचों। हाँ चलो, 5 क्वेश्चन का शेड्यूल तो बना हुआ है पीपीटी में। आइए हम लोग पढ़ेंगे आज जैविक कारक। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हम लोग का जैविक कारक है, अर्थात बताए थे जैविक कारक में कौन आते हैं? जंतु आते हैं। ठीक है। जिसको क्या बोले थे? जूफिली। अब देखिएगा, जंतु में क्या क्या आएगा? कीट परागन आएगा, पक्षी परागन आएगा, चमगादड़ द्वारा परागन आएगा और घेंघा के द्वारा परागन आएगा। तो हम लोग बारी बारी से बच्चों क्या करेंगे? कीट के द्वारा, पक्षी के द्वारा और निथोफिली जैसे क्या, चमगादड़ के द्वारा, घेंघा के द्वारा, इस सभी परागन को ठीक है बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कीट परागन। ठीक है। चलिए, तो ध्यान देना है, जिस प्रकार से हम लोग जब पढ़ रहे थे अजैविक कारक अर्थात जल और वायु, तो जो जल के द्वारा परागन करने वाले पुष्प थे और जो वायु के द्वारा परागन करने वाले पुष्प थे, उस पुष्प में रंग, सुगंध और मकरंद, ये सभी की जरूरत नहीं थी। लेकिन बच्चों जब जंतु परागन में आएंगे, ठीक है, तो जंतु होते हैं वो कीट के रंग से, सुगंध से और मकरंद से आकर्षित होते हैं। इसीलिए इस प्रकार का जो परागन होगा, जैविक परागन होगा, उसमें लगभग पुष्पों में, ठीक है, रंग होना चाहिए, सुगंध होना चाहिए और साथ ही साथ मकरंद होना चाहिए। चलिए, मंकेश गौतम, हाय। चलो हाय मंकेश। चलिए मंकेश, आज टेलीग्राम पे मैंने फिर से 5 क्वेश्चन डाले थे, क्या आप उसको बनाए थे? ठीक है। देखिए, आपका जिस दिन क्लास रहेगा, सप्ताह में 3 दिन है, तो 3 दिन लगभग क्वेश्चन डालते रहेंगे और उस क्वेश्चन को फिर क्लास के जब एंड करने लगेंगे तो उस समय इस पे डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना रहे बच्चों। आओ तो हम लोग पढ़ते हैं अब कीट परागित पुष्पों की विशेषता सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिएगा, इसमें क्या है कि आपको बताए थे कि जो जंतु के द्वारा अर्थात जो जैविक कारक करने वाले जीव होंगे, वो लगभग पुष्प के रंग, सुगंध और मकरंद, इस तीनों से क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें देखिएगा, पुष्प में जो कीट परागित पुष्प होगा या कीट परागन जिस पुष्प में होगा, वो रंगीन होगा, सुगंधित होगा तथा मकरंद युक्त होगा। रंगीन इसलिए होगा ताकि कीट को आकर्षित करे, ठीक है, और सुगंध से भी आकर्षित होता है। जब उससे आकर्षित होता है, यदि उस पुष्प में मकरंद हो, तो उस कीट के लिए भोजन का भी काम करता है। कौन? मकरंद। ये कीट का किसका काम करेगा? भोजन का काम करेगा। ठीक है। दूसरा याद रखना, पुष्पों के परागकण चिपचिपी होती है। जब पुष्प के परागकण चिपचिपी होगी तभी ना ये सुगंध, मकरंद और रंग से आकर्षित होकर पुष्प के अगल बगल घूमेंगे, फिरेंगे, मंडराएंगे, तो उनके शरीर से परागकण क्या होगा? चिपक जाएगा। ठीक है। इसीलिए याद रखना, पुष्पों के परागकण जो होते हैं चिपचिपी और खुरदरे उत्पन्न होते हैं, जिससे यह
कीटों के शरीर से आसानी से चिपक जाते हैं। ठीक है, ये सारी बात याद रखना। बाय द वे कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन लघु तरिया में पूछ दिए जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन काफी इजी होते हैं और आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तीसरा देखना, पुष्पों में वर्तिकाग्र रोमी है। रोमिया का मतलब उसमें बाल जैसा, रोम जैसा कुछ आकृति होती है तथा चिपचिपी होती है, जिससे परागकण आसानी से क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। तो ध्यान देना, परागकण भी चिपचिपी होगी या चिपचिपा होगा और उसके साथ साथ वर्तिकाग्र भी क्या होगा, चिपचिपी होती है। चलिए ठीक है, अब देखना इसमें एक पॉइंट बच्चों लिखे हैं मुसेंडा। ध्यान देना, ये मुसेंडा नामक पौधा जो होता है, इसका बाह्य दल, याद होगा आप लोग को पढ़ाए थे पुष्प में बाह्य दल होते हैं। ठीक है, दलपुंज होते हैं, बाह्य दल होते हैं। इसका जो बाह्य दल होगा वो बड़ी सी सफेद पत्ती के रूप में रूपांतरित हो जाता है। यह कीट को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन झंडे का कार्य करती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो मुसेंडा नामक पौधा होता है, इसके जो पुष्प होते हैं, उस पुष्प के बाह्य दलपुंज जो होंगे वो क्या होंगे बच्चों, बड़ी होकर पत्ती की आकृति में बदल जाते हैं और सफेद होते हैं, जिसके कारण कीट क्या होता है, अधिकतर कीट इस प्रकार के पुष्प में रात में आकर्षित होते हैं, क्योंकि रात में जो उजला कलर होता है उसको दिखाई देता है। और यही बाह्य दलपुंज जो सफेद हो जाते हैं, उजले हो जाते हैं, उससे आकर्षित होकर कीट क्या होते हैं, पुष्प के नजदीक पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद ठीक है, उससे मकरंद लेने के क्रम में परागण की क्रिया संपन्न करते हैं। अब ध्यान देना, जो इसमें एग्जाम्पल है सारा का सारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, क्योंकि इस एग्जाम्पल को याद रखना, इसी से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। तो याद रखना सबसे पहले कि कीट के द्वारा परागण किस में होगा, सालविया में होगा, बरगद में होगा, पीपल में होगा, मटर में, अंजीर में, आका में। ठीक है, कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा यक्का भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, ध्यान देना। तो ये सभी एग्जाम्पल एनसीईआरटी से, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन अदर एग्जाम्पल से हमको मतलब नहीं, हमको मतलब है सिर्फ इस एग्जाम्पल को याद रखना, ताकि इसी एग्जाम्पल से संबंधित ठीक है क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे। तो चलिए, इस प्रकार से हम लोग देख लिए कीट परागित पुष्पों की विशेषता। ठीक है, एक बार फिर से देखना, पुष्प क्या होगा, रंगीन, सुगंधित और मकरंद युक्त होगा। परागकण इसका चिपचिपा और खुरदरा होगा ताकि कीट के शरीर से चिपक जाए। वर्तिकाग्र भी क्या होगी, रोमिया मतलब रोम जैसे होता है, बाल जैसा उसकी होती है, ऊपर का स्ट्रक्चर वर्तिकाग्र का, और चिपचिपी होती है ताकि ये परागकण को क्या करे, अपने सतह से सटा सके। ठीक है, चलिए अब याद रखना, मुसेंडा में, मुसेंडा का बाह्य दलपुंज क्या होता है, सफेद रंग में बदल जाता है उसका बाह्य दलपुंज, और जिससे पुष्प क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। अधिकतर कीट इस पुष्प से कब आकर्षित होते हैं, रात में। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे सल्विया में कीट परागण। ठीक है, किसमें, सल्विया में कीट परागण। चलिए इस पुष्प को देखिए बच्चों गौर से। ठीक है, चलो चलिए कोई बात नहीं है। इस पुष्प में आप लोग देख रहे होंगे, बताना ठीक है, आप लोग क्लास में प्रेजेंट हो, इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है और ये है। तो बच्चों जानते हो ये क्या है, बाह्य दलपुंज है, और ये क्या है, सर दलपुंज है। ठीक है, चलिए अब देखना गौर से, इसमें बाह्य दलपुंज और दलपुंज दोनों की आकृति जो होती है, ठीक है, याद रखना, ओठ की तरह, जैसे हम लोग का ओठ होता है, इसको ठोर बोलते हैं, ओठ, लिप, उस लिप की तरह देखिएगा इसका जो है बाह्य दलपुंज भी है और दलपुंज भी, याद रखना। तो सबसे पहले यदि इसके बारे में पूछे, सल्विया में कीट परागण कैसे होता है, ठीक है, इसका लिखा हुआ नोट्स आपको मिल जाएगा, लेकिन ध्यान दे के समझो। सबसे पहले लिखना है कि जो आपका ये सल्विया होते हैं वो ठीक है द्विलिंगी पुष्प होते हैं, और इसके बाह्य दलपुंज और दलपुंज दोनों क्या होंगे, द्विओष्ठी होंगे, ओट की तरह होती है। ठीक है, देखना ये भी ऊपर ओट की तरह, ये भी ओट की तरह।
ये भी ओट की तरह और ये भी ओट की तरह, ठीक है। और याद रखना जो इसके दलपुंज होते हैं उसके ऊपर वाले भाग में या ऊपर वाले दल में, ठीक है, स्त्री केसर और पुंकेसर होते हैं, जबकि नीचे वाले जो ओष्ठ होते हैं ये रूपांतरित तो होकर, ठीक है, चबूतरे की आकृति में बदल जाते हैं, ठीक। अब कीट क्या करते हैं, जब इनको मकरंद लेने की बारी आती है तो ये कीट इस प्रकार के चबूतरे पे आसानी से बैठ के मकरंद को क्या करते हैं, चूसते हैं। मकरंद चूसने के क्रम में इनके जो वर्ती परागकोश होते हैं वो फट जाते हैं और परिपक्व परागकण का वर्षा इनके शरीर पे हो जाता है, ठीक है। अब इनके शरीर पे परागकण आ गए और इसी संबंधित याद रखिएगा वर्तिकाग्र होता है, जो क्या होता है, काफी बिल्कुल लंबे भी होते हैं और स्वतंत्र होते हैं ताकि वो नीचे की तरफ मूव कर सके। और यही वर्तिकाग्र इस कीट के संपर्क में आते हैं और संपर्क में आने के कारण यहाँ परागन क्या होता है, संपन्न होता है, ठीक है। चलिए चलो स्वाति, ठीक है, बोलिए। फर्स्ट बाह्य दलपुंज, दूसरा क्या होगा, दलपुंज होगा। इस पे ध्यान देना। तो क्या होगा बच्चों कि चलो इसमें जो ये तो समझ लिए कि एक बाह्य दलपुंज है, एक दलपुंज है, लेकिन याद रखना है इसका बाह्य दलपुंज और दलपुंज दोनों क्या होते हैं, द्विओष्ठी, ओट की तरह होते हैं, ठीक है। अब इसमें भी जो बच्चों ये दलपुंज होते हैं उसके ऊपर वाले भाग में स्त्री केसर और पुंकेसर होंगे, ठीक है। और नीचे वाला भाग क्या होता है, रूपांतरित होकर चबूतरा की आकृति में बदल जाती है और इसी चबूतरा पे आके कीट बैठते हैं और मकरंद चूसते हैं। तो मकरंद चूसने के क्रम में बच्चों क्या होता है, इस कीट का जो इस पुष्प का जो परागकोश होता है वो फटते हैं और फटने के कारण इस कीट के शरीर पे क्या होगा, परागकणों की वर्षा होती है। और इसी क्रम में जब ये कीट मकरंद चूस रहा होता है उसी अंतराल में क्या होता है, वर्तिकाग्र इसके शरीर के संपर्क में आते हैं और परागकण वर्तिकाग्र पे चले जाते हैं। इस प्रकार से कीट में क्या होता है, इस पुष्प में कीट परागन संपन्न होता है। इतना बात याद रखना, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे ध्यान देना, आगे का जो होगा हम लोग का पुष्प एक यक्का पुष्प होता है, इस पे ध्यान देना, ठीक है, यक्का। चलो ये भी द्विलिंगी पुष्प होता है बच्चों, इसमें ध्यान देना ये है कि ये लगभग रात में खिलने वाली पुष्प होती है, ठीक है। और इसमें जो इसका स्त्री केसर अर्थात जो वर्तिकाग्र होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। मादा कीट क्या करती है, मकरंद चूसने के क्रम में इसके पास जाके मकरंद जो चूस लेती है, लेकिन जब अंडा देने की बारी आती है तो वो कीट एक सुरक्षित स्थान खोजता है और यक्का का जो वर्तिकाग्र होता है वो थोड़ा पुष्प से बाहर निकल के थोड़ा लंबा होता है, बड़ा होता है और वहां वो अंडा देना सुरक्षित समझती है। तो कीट क्या करती है, अंडा देने के क्रम में, मकरंद चूसने के क्रम में वो परागकण शरीर में सटाता है और अंडा देने के क्रम में वो वर्तिकाग्र पे जाता है और वहां क्या करता है, अपना अंडा को देता है। इस क्रम में याका में क्या हो जाता है बच्चों, ठीक है, कीट परागन हो जाता है। तो याद रखना कीट परागन संबंधित आपको दो ही पादप से ज्यादातर सवाल आते हैं, लघुत्तरीय में एक सल्विया और एक यक्का, ठीक है। कहीं दिक्कत है तो बताओ, ठीक है, फिर से हम बता देंगे, ठीक। चलो सल्विया समझ लिए, यक्का समझ लिए, यक्का रात में खिलने वाला भी पुष्प होता है। इसके जो स्त्री केसर होते हैं वो क्या होते हैं, पुंकेसर से बड़े होते हैं। जब कीट मकरंद चूसता है तो उस समय उसके शरीर में परागकण चिपक जाते हैं, लेकिन जब उसको अंडा देने की बारी होती है तो मादा कीट क्या करते हैं, उसके वर्तिकाग्र को सेलेक्ट करते हैं और वहां जाके, ठीक है, अपने अंडे को दे देती है। अंडा देने के क्रम में जो कीट के शरीर में परागकण होता है वो वर्तिकाग्र से चिपक जाता है, परागन क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। चलो कोई डाउट है बताओ, स्वाति और स्वीटी, ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद चलो देखते हैं बच्चों हम कीट परागन, ठीक है, ऑर्निथोफिली। ठीक है, चलो अब ध्यान देना इसमें कि बहुत सारे कीट ऐसे होते हैं जो मकरंद भी चूसते हैं, सॉरी पक्षी। अब बहुत सारे पक्षी ऐसे भी हैं, ठीक है, याद रखना, जो
कीट भक्षी होते हैं, मतलब कीट को शिकार करते हैं। तो याद रखिएगा कि बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं बच्चों जो क्या करते हैं, मकरंद को भी चूसते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पक्षी हैं कीट भक्षी होते हैं जो कीड़े को खाते हैं, ठीक है, कीट को खाते हैं। अर्थात वो जो कीट भक्षी होते हैं वो कीड़ों के शिकार में, अपने भोजन की खोज में वो पुष्प के पास आते हैं और पुष्प के अंदर चोंच डाल के अपने शिकार को खोजते हैं। उस क्रम में क्या करवा देते हैं, परागण करवा देते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना इस सारे बात पर। तो चलो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या पक्षी परागित पुष्पों की विशेषता क्या होती है। याद रखना, पक्षी द्वारा परागित होने वाले पुष्प बड़े होते हैं। सबसे पहले याद रखना क्या होते हैं, आकृति इसकी बड़ी होती है, इसमें रंग भी होता है तथा गंधहीन। गंध हो या ना हो लेकिन रंग होना चाहिए, क्योंकि ये रंगीन पुष्प को देखकर ही दूर से भांप लेते हैं कि इसके अंदर जरूर मेरा शिकार होगा। ठीक है, क्या होगा, शिकार होगा, और वहां जाके ये कीट को खाएंगे। कौन, कीट भक्षी पक्षी। याद रखना, पक्षी द्वारा परागित होने वाले पुष्प बड़े होते हैं, रंगीन होते तथा गंधहीन भी होते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें गंध की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा याद रखना कि पक्षी लाल, पीले, नारंगी रंग के फूलों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। ये बात को ध्यान देना, क्योंकि उनको पता होता है कि पीले रंग से आकर्षित इसलिए होते हैं, जैसे याद रख हम लोग देखते हैं मधुमक्खी, ये मधुमक्खी पीले रंग से ज्यादा आकर्षित होती है। ठीक है, इसलिए जब पीला पुष्प दिखेगा इनको, नारंगी दिखेगा, ठीक है, लाल दिखेगा, इस प्रकार के पुष्प ज्यादा आकर्षित होते हैं। कौन, पक्षी। ठीक है, चलो आपको बता ही दिए रीजन, या तो पक्षी मकरंद चूसने जाएगा, नहीं तो अपने शिकार के तलाश में जाएगा। ठीक है, चलिए, पक्षियों द्वारा परागित होने वाले पौधों में झुमका, याद रखना इसकी आकृति होती है झुमका की तरह, झुमका। ठीक है, यूकेलिप्टस प्रमुख हैं। ये दोनों एग्जाम्पल याद रखना, कीट परागन पक्षी परागन किसमें होते हैं, झुमका में और यूकेलिप्टस में। एक और पौधे का नाम याद रखना, ठीक है बच्चों, कैंपसिस रेंडिकेंस। ये जो कैंपसिस रेंडिकेंस है, इसमें याद रखना सबसे छोटा पक्षी जो हमिंग बर्ड होता है, ये हमिंग बर्ड किस प्रकार के पुष्प में परागन करते हैं, तो याद रखना कैंपसिस रेंडिकेंस, सॉरी रेंडिकेंस। ठीक है, कैंपसिस रेंडिकेंस नामक पुष्प में ये क्या करते हैं, हमिंग बर्ड, ठीक है, परागन करते हैं। आपको पता ही होगा ये जो हमिंग बर्ड है ये सबसे छोटी पक्षी है और ये अमेरिका में पाया जाता है बच्चों, भारत में नहीं पाया जाता। इस बात को ध्यान देना। इसको गुंजन पक्षी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुंजन पक्षी भी बोलते हैं। और ये सबसे छोटा पक्षी होता है और ये कीट परागन पक्षी परागन करता है किस नामक पुष्प में, कैंपसिस रेंडिकेंस में करता है। ठीक है, और ये भी ध्यान देना ये जो है हेमिंग बर्ड कहाँ पाए जाते हैं, अमेरिका में। कहाँ, अमेरिका में। इसको देखना होगा तो आप लोग को अमेरिका चलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा अगला, मधु संचय करने वाली तथा भिनभिनाने वाली छोटी चिड़िया की चोंच लंबी होती है, नुकीली भी होती है। ठीक है, और ये पुष्पों की मकरंद ग्रंथियों से मकरंद चूसती है। इस क्रम में एक फूल के परागकण चोंच पर चिपक जाते हैं और दूसरे पुष्प पे जाते हैं। ठीक है, तो वहां उनके चोंच वाले परागकण वर्तिकाग्र से क्या होती है, चिपक जाती है। तो याद रखना इसमें जो भिनभिनाने वाली पक्षी होती है उनके चोंच क्या होते हैं, लंबे और नुकीले, ताकि पुष्प के अंदर आसानी से चोंच डाल के मकरंद को चूस सके और उस क्रम में परागकण सट जाता है। जब परागकण सट जाता है बच्चों तो वो क्या होते हैं, फिर वो दूसरे पुष्प में जब जाते हैं तो वहां मकरंद चूसने के क्रम में चोंच में सटा हुआ परागकण है वो वर्तिकाग्र के संपर्क में आ जाते हैं। इस बात को याद रखना। पक्षी परागन भी यहाँ क्या हुआ, समाप्त हुआ। यदि कोई दिक्कत है, डाउट है तो बताओ। ठीक है, अब पक्षी परागन में कोई दिक्कत तो बताओ। तो ध्यान देना मुख्य रूप से दो बात, कि जहां जहां कीट परागन होगा जो कीट भक्षी पक्षी होंगे वो अपने शिकार करने के लिए उस प्रकार के पुष्प को जरूर अटैक करेंगे, उस पुष्प के नजदीक जरूर जाएंगे। तो इससे पुष्प में कीट के साथ साथ पक्षी परागन होने की भी संभावना होती है। ठीक है, चलिए अब याद रखना इसमें ये पॉइंट को हमिंग बर्ड के बारे में, ये किस प्रकार के पुष्प में करता है, कैंपसिस। ठीक है, कैंपसिस और रेंडिकेंस नामक जो पौधा होता है उसमें जो पुष्प होते हैं उसमें करता है। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे।
चलो स्वाति और जो भी बच्चे हैं बताओ। हम लोग पक्षी परागण देख लिए, ठीक है, और उसके बाद इससे पहले हम लोग कीट परागण देख लिए, ठीक। चलो देखो, ठीक, सलविया भी देख लिए। और एक बात याद रखना, जो कीट परागित पुष्प होते हैं वो परागकण को क्या करते हैं, कम मात्रा में निर्माण करते हैं, क्योंकि इनमें कारक है, कीट है, जो इनके परागकण को इनके टारगेट तक अर्थात वर्तिकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें परागण की संभावनाएं बनी होती है, इसलिए परागकण को क्या करते हैं, ये कम रिलीज करते हैं। और इस पे भी ध्यान देना, ये सभी एग्जाम्पल, क्योंकि इसी सब एग्जाम्पल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। यदि आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बढ़िया जाता है तो ठीक है, नंबर अच्छा आता है, क्योंकि सब्जेक्टिव मिला जुला के बच्चे का बढ़िया ही जाता है। यदि ऑब्जेक्टिव बढ़िया से चला जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, 35 नंबर का आप सही बनाते तो 35 में 35 मिलेगा। यदि सब्जेक्टिव में आप 35 में 35 बना के ला रहे हैं, फिर उसमें 25 30, ठीक है, अशुद्धियां होती है, उस पर नंबर कटती है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्या होती है, काफी अच्छे नंबर को गेन करवाती है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर फिर नहीं, सर फिर नहीं बनता है फेयर। चलिए सर फेयर नहीं बनता है, तो चलिए फेयर क्यों नहीं बनता है, देखिए आपका जितना पिछले क्लास वाला नोट था वो दे दिए हैं, फिर आज बना के हम लाएं, क्लास खत्म करेंगे तो पीछे वाला फिर दे देंगे। जितना देते चलते हैं, ठीक है, लेक्चर वाइज आपका क्लास चलती है, उसी संबंधित जितना लेक्चर उसके अकॉर्डिंग उतना जो है सो आपका नोट्स दे दिया जाता है, ठीक है। इसको बना, सेकेंड चैप्टर से आप कंटिन्यू उसको बनाते रहिए, ठीक है। फर्स्ट वाला में जहां तक दिए वहां तक बना लीजिए, जो छूटा हुआ उसको डाल देंगे, ठीक है। आगे का जो पीडीएफ वो शेड्यूल में बनते चल रहा है, ठीक है, वो सब बना हुआ है, खाली क्लास खत्म होगा डालते रहेंगे, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट वाला में थोड़ा है छूटा हुआ, जहां तक है वहां तक कर लो, फिर उसको डालेंगे तो उसको पूरा कर लेना, ठीक है। लेकिन सेकंड वाला आपका क्लियर जहां तक हो रहा है, जो छूटा हुआ है सेकंड वाला, अभी उसको हम बना के लाए हैं, आपको डाल देंगे, ठीक है। अभी डालेंगे तो आप वहां से क्या करना, नोट कर लेना, ठीक। चलिए कोई बात नहीं। चलो देखो, यही है हमिंग बर्ड। आप लोग इसको देखने के लिए अमेरिका जाना पड़ता है, लेकिन इसको चलिए हम यही दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। देखिए सबसे छोटा पक्षी होता है, हमिंग बर्ड है ये, और ये हमारे देश में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, इसको गौर से देख लो। और इस प्रकार के ये जो पक्षी हैं, ठीक है, ये अपना भोजन प्राप्त करने के लिए पुष्प के नजदीक जाते हैं, और देख रहे हैं कि इस प्रकार से चोंच से ये पुष्प के पास आए हैं, क्या करने के लिए, अपने भोजन की तलाश में, ठीक है, भोजन की तलाश में, याद रखना। यही है हमिंग बर्ड, ठीक है, सबसे छोटा पक्षी। इसका दूसरा नाम होता है गुंजन पक्षी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये क्या आ गया, पीपीटी तो ये यहीं तक, लगता है दो ही पीपीटी बन के आ जाया था, एक ये था और एक ये था। चलो एक ये था, लगता है इसमें कुछ पीपीटी कम आज डाला गया है। चलो कोई बात नहीं है, देख लो। तो हम लोग अब इसमें देख लेते हैं आज का जो क्वेश्चन था, पीपीटी में लगता है कुछ एक दो पेज छोड़ दिया है, कोई बात नहीं है, देख लो, तब तक इसको हम देख लेते हैं। देखो आज का ये क्वेश्चन था जो आप लोग को टेलीग्राम पे डाले थे, सबसे पहले आप लोग को यहाँ भी आंसर करना है, ठीक है। और डाउट होगा तो बताते चलेंगे। बताओ बेलिस्नेरिया में किस प्रकार का परागण होता है, जल परागण, वायु परागण, कीट परागण की इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये आज का क्वेश्चन जो हम लोग डाले थे, ठीक है, इसको देख लो। चलो स्वाति यदुवंशी बोल, चित्र नहीं बनता है,
तो देखो स्वाति, उसमें जो फिगर है उसमें फिगर तो एक आपका, हम लोग तो हाथ से जो डायग्राम करके इस पे बनाते हैं वो भी डाल देते हैं आपको, ठीक है, और जो उसका गूगल का फोटो होता है वो भी डाल देते हैं, दोनों फोटो रहता है लगभग, ठीक है। जो डायग्राम हम लोग मान लो कि हमिंग बर्ड, अब हमिंग बर्ड का फिगर आपको दिखाएं तो क्या उसको हम लोग कैसे बनाए, उसको बनाना हाथ से, फिर आप लोग कैसे बनाइएगा। तो जो बनाने वाला स्त्री केसर, पुंकेसर, परागकण, ठीक है, वर्तिकाग्र, ये सब का फिगर आसानी से आप बना सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, पेंसिल लीजिए, पेज लीजिए, रबर लीजिए, उसको बनाइए, ठीक है, बन जाएगा। आप लोग किस प्रकार से मेहंदी उंदी लगाना होता है तो एक बार में उसको एकदम वॉच करके हु टू कॉपी इतना हाथ पे बुक को रख के एकदम छाप देते हैं। तो लड़की लोग तो कलाकार होती है ड्राइंग बनाने में, मेहंदी उंदी लगाने में, डिजाइन बनाने में, ठीक है, कपड़े उपड़े पे देखते हैं डिजाइन बनाते रहते हैं। तो आप लोग इस पढ़ने में क्यों नहीं, बायोलॉजी का फिगर क्यों नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस पे ध्यान दीजिए, थोड़ा गौर से देखिएगा तो बन जाएगा। तो चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। उसमें चमगादड़ के द्वारा, घेंगा के द्वारा दोनों पीडीएफ बना हुआ था, लगता है सेलेक्ट दो गो पीडीएफ था, छोटा वाला हो गया, कोई बात नहीं, इसको हम कर लेते हैं, उसको फिर देख लेंगे अगला क्लास में। बेलिस्नेरिया में किस प्रकार का परागन होता है, जल परागन, वायु परागन, कीट परागन, इनमें से सभी। तो जो बच्चे प्रेजेंट है, स्वाति यदुवंशी आपने बी बताए, इनके अलावा जो भी बच्चे और प्रेजेंट है इसका आंसर बताइए, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका जो ऑब्जेक्टिव है यही आपका बोले ना भी अच्छा नंबर उठाएगा। तो इस पे लगभग 5-5 क्वेश्चन प्रत्येक क्लास में भी करते चलेंगे, तो लगभग पूरे एग्जाम होते होते हम लोग जो है सो 500-600 ऑब्जेक्टिव को देख लेंगे। इस 500-600 में याद रखना, और आपके जो ये वीडियो जो डाल दिया जाता है उसके लास्ट में रहेगा, आप लोग लगभग रिवाइज सब ऑब्जेक्टिव करते रहिएगा, तो लास्ट समय में ऑब्जेक्टिव का कोई प्रेशर ही नहीं रहेगा, ठीक है। और हम उसी क्वेश्चन को बार बार उठाते हैं जो बोर्ड में पूछा गया, और इम्पोर्टेंट जो थोड़ा बहुत फालतू रहता है उसको बिल्कुल नहीं उठाते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये कई बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है कि बेलिस्नेरिया में किस प्रकार का परागन होता है। तो चलो यदुवंशी के साथ साथ स्वाति प्रिय, तो स्वाति प्रिया इसका आंसर बताओ क्या होगा। क्या आपको सही से दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन सही से दिख रहा है ना, ये नहीं कि उजला वाला है, तो दिख रहा होगा जब हमें स्क्रीन पे दिख रहा है सही से। तो स्वाति बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो स्वाति बता रही है बी। चलो ठीक है बच्चों, ये एक जलीय पौधा है और इसमें जल के द्वारा परागन होगा। वायु परागन बेलिस्नेरिया में क्यों दे रहे हैं। स्वाति यदुवंशी भी बी बोल रहे हैं, स्वाति भी बड़ा कीजिए सर, तुरंत हम बड़ा कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा आंसर पे ध्यान देना, जो तुम लोग आंसर दी हो। क्या बात है, ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा। चलो ये क्वेश्चन लगता है खा पी के नहीं आया है, बस इतना ही बड़ा लगा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है, फिर भी आपको दिख रहा होगा। चलिए बेलिस्नेरिया के बारे में बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में बढ़िया से पढ़े भी थे। तो आप लोग दे रहे हैं वायु परागन, ठीक है, ध्यान से देखो इसका आंसर क्या होगा। बेलिस्नेरिया में कौन सा परागन होगा, जल परागन, वायु परागन, कीट परागन, इनमें से कोई नहीं है। चलिए तो सर ए ही होगा, हाँ स्वाति ए ही होगा, लेकिन बी कैसे बोल दी। तो याद रखना बेलिस्नेरिया में क्या होता है, जल परागन होता है, ठीक है। अब इससे संबंधित ये बताना, बेलिस्नेरिया एक लिंगी पौधा है कि द्विलिंगी पौधा है, ये भी बताओ, आराम से पढ़ेंगे। इससे संबंधित और क्वेश्चन बन सकते हैं कि बेलिस्नेरिया सबसे पहले जलीय पौधा है, ये भी ध्यान रखना। बेलिस्नेरिया एक लिंगी पौधा होता है कि द्विलिंगी पौधा होता है, या इसके पुष्प एक लिंगी होते हैं कि द्विलिंगी होते हैं, ठीक है, पुष्प नहीं पौधा ही एक लिंगी होगा। चलो स्वाति नहीं, स्वाति याद रखना ये एक लिंगी होते हैं, इनका एक पौधे में सिर्फ वर्तिकाग्र होगा, स्त्री केसर होगा, तो दूसरे पौधे में पुंकेसर होगा, ठीक है, इसलिए ये एक लिंगी, ये भी ध्यान देना। बेलिस्नेरिया क्या है, एक लिंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताना इसके बारे में, स्वपरागन किस प्रकार के पुष्प में होता है। देखो इस क्वेश्चन को बनाने के बाद, ठीक है, मेरा ही हाथ मिस्टेक से सट गया और इसका आंसर,
ठीक है, संयोग से सटा भी तो सही में सट गया, गलत में सटता तो भारी चौपट हो जाता। ठीक है, जेब में रखते वक्त। चलिए, और इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर एक ये है, बी ये है, सी ये है, डी आपका यहां से था जो कि एक ही साथ मर्ज हो गया है। ठीक है, तो याद रखो, ये जो आप लोग रिजल्ट देख रहे हैं, तो 100 परागण किस प्रकार के पुष्प में होते हैं। देखिए, आपके जो साथी हैं उसमें से बहुत सारे बच्चे एक लिंगी, 62% बच्चा क्या दिया है, एक लिंगी। ठीक है, 29% बच्चा दिया है द्विलिंगी, 8% दिया ए और बी दोनों। तो याद होना चाहिए 100 परागण के लिए बच्चों क्या चाहिए, द्विलिंगी पुष्प चाहिए। और देखो, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं। जब इस प्रकार के क्वेश्चन में आप गलतियां करते हैं और मन में ये ख्वाब रखते हैं कि चलो ऑब्जेक्टिव तो है, 35 को ऑब्जेक्टिव है, 30 को सही हो ही जाएगा, रे बाबू रिजल्ट आएगा तो ना नहीं याद आ जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चा ये सोचते हैं 35 को 70 को ऑब्जेक्टिव देगा, 35 को बनाना होगा, आंख मूंद के भी मारेंगे तो 30 को सही होगा। इस रिजल्ट से ऐसा लगता है कि आप लोग हवा में जी रहे हैं, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग गलती कर रहे हैं। देखो 62% बच्चा एक लिंगी मारा हुआ है, ठीक है, और 29% बच्चा इसमें क्या दिए, द्विलिंगी। आपको पता होना चाहिए कि जो 100 परागण होता है उसके लिए द्विलिंगी पुष्प चाहिए। हाँ, पर परागण के लिए द्विलिंगी एक लिंगी दोनों पुष्प चलेगा, ठीक है, लेकिन 100 परागण के लिए हमको चाहिए द्विलिंगी पुष्प, याद रखना। ठीक है, चलो स्वाति कुछ बोल रही है, हम सही दिए थे सर। चलो ठीक है, अच्छी बात है, आप सही दिए थे, लेकिन देखो कि अक्सर बच्चे के मन में यही आता है कि चलो बायोलॉजी है, 70 नंबर का, 35 नंबर में 30 नंबर तो आइए जाएगा, और पता चलता है कि आपको 10 नंबर ऑब्जेक्टिव में आया है, 15 नंबर आया, 20 नंबर आया, रिजल्ट गिर के आपको मात्र 40-45 नंबर बायोलॉजी में आता है। जबकि बायोलॉजी में कम से कम जो बच्चे पढ़ने वाले हैं 90+ नंबर होना चाहिए। ठीक है, 10 नंबर इधर उधर कट जाए, 35 में 35 ऑब्जेक्टिव कम से कम बायोलॉजी में आना चाहिए। जरा सोचो, मैथ का बच्चा 100 में 100 ले आता है, इसका मतलब ये है कि मैथ में जो वो ऑब्जेक्टिव 50 होगा, 50 में 50 सही बनाया, और थ्योरी में आया 50 तब बच्चे 100 में 100 ले आते हैं। तो कहीं न कहीं बायोलॉजी उससे तो आसान है, उसके ऑब्जेक्टिव, मैथ के ऑब्जेक्टिव से आसान है बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव। तो बच्चे मेहनत करेंगे तो 35 में 35 ऑब्जेक्टिव में क्यों नहीं आएगा। ठीक है, भले लैंग्वेज भाषा वाला में 4-5 नंबर कट जाए, 10 नंबर कट जाए, वो ठीक है, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव जब 35 में 35 होगा तभी आप 90+ बायोलॉजी में कर सकते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव गड़बड़ा गया तो कभी आप 90+ बायोलॉजी में नहीं कर पाइएगा। ठीक है, चलिए, तो ध्यान देना इस बात पे। चलो, इसका आंसर बताओ, वायु परागण को क्या कहते हैं। इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछते रहता है। जल परागण को क्या बोलते हैं, देखना इस सभी में एक एक एल एक्स्ट्रा आ गया है, इस एल को हटाओ। ठीक है, इसमें एल और वाई होगा, सिर्फ एक एल एक्स्ट्रा है, सब एल को हटा देना। ठीक है, चलो अब देखो, वायु परागण को क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली कहते हैं कि जूफिली कहते हैं, ठीक है, कि एमिनोफिली बोलते हैं, कि इसको हाइड्रोफिली बोलते हैं। स्वाति प्रिया और स्वाति यदुवंशी, ठीक है, एक बात बताओ, इसमें से एक छुपारुस्तम बच्चे हैं जो टुकुर टुकुर देख रहे हैं, कुछ बोलते नहीं, तो टुकुर टुकुर क्या देखते हैं इधर, कुछ आप भी बोलिए। स्वाति बोल रही है, स्वाति स्वीटी यदुवंशी बोल रही है, और भी बच्चे हैं। ठीक है, ये टुकुर टुकुर खाली स्क्रीन को निहार रहे हैं, मत निहारिए, कुछ आप भी बोलिए। ठीक है, कौन बच्चे हैं। एक बार इसी प्रकार से एक राजकुमार चुपचाप टुकुर टुकुर हिब रहे थे, जब उनको पूछा गया तो बोले आई एम राजकुमार। क्या आज भी राजकुमार ही चुपचाप देख रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, कि और कोई है। ठीक है, तो चलो बच्चों, ये टुकुर टुकुर देखो, हाथ भी चलाओ और आंसर भी दो इसमें। ठीक है, मैंने बता ही दिया, गलत हो कोई बात नहीं है, लेकिन आंसर दो। ठीक है, चलो, चलो केचुआ को आप लोग जानते होंगे,
जिसको हम लोग किसान का मित्र भी बोलते हैं। चलिए, रविशंकर कुमार लेट ज्वाइन किए। अरे कोई बात नहीं बाबू, लेट ज्वाइन किए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा आप भी क्लास में हो। ठीक है, और आप भी जवाब दे दिया करो जो आपको लगे कि सही है। ठीक है, बात समझ रहे हो? इसीलिए चलो कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया लगा कि आप रिप्लाई दिए कि सर लेट ज्वाइन हुए, तो कोई बात नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, कहीं डाउट रहे तो पूछा कीजिए। ठीक है, तो देखना केचुआ प्राणी है, एक लिंगी, द्विलिंगी और लिंगी नपुंसक। ये केचुआ को याद रखना, किसान का मित्र भी बोला जाता है। ये द्विलिंगी होते हैं, लेकिन इसके बारे में एक बात और बता देते हैं, याद रखना। ठीक है सर, ये द्विलिंगी हैं, अर्थात इनके शरीर में नर और मादा दोनों जननांग है। तो क्या ये स्वनिषेचन करते हैं कि पर निषेचन करते हैं? बात आती है ना, द्विलिंगी हैं सर, ये खुद से भी निषेचन कर सकते हैं। ये जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे इसके बारे में, लेकिन यहाँ भी जान लीजिए आप, ताकि आपको याद रहे अभी और उस समय भी रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि इसमें कंफ्यूजन की बात बन जाती है बच्चों कि केचुआ द्विलिंगी है और इसमें किस प्रकार का निषेचन होता है, स्वनिषेचन की पर निषेचन। तो बच्चे को लगता है कि जो जानते हैं कि द्विलिंगी है तो ये स्वनिषेचन ही करता होगा, मतलब खुद से निषेचन कर लेता होगा। लेकिन याद रखना ये करते हैं पर निषेचन। ठीक है, क्योंकि इनको भी निषेचन करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए, भले ये द्विलिंगी है लेकिन इनको एक और केचुआ की आवश्यकता होती है। ठीक है, दो केचुआ जब आपस में संलयन करेंगे, मिलेंगे, तभी इनका निषेचन होता है। तो याद रखना केचुआ में स्वनिषेचन नहीं, क्या होते हैं, पर निषेचन होता है। ठीक है, चलो केचुआ के बारे में फिर आगे जब चलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे, जब इसका आएगा टॉपिक। तो याद रखना केचुआ में द्विलिंगी प्राणी होता है और केचुआ में पर निषेचन होता है, स्वनिषेचन नहीं होता है। चलिए कोई बात नहीं, और याद रखना इसको किसान का मित्र कहते हैं। और एक बात और याद रखना, ये केचुआ जो होते हैं इनको प्रकाश से एलर्जी होती है, सनलाइट से। इसीलिए देखिएगा ये धूप में नहीं निकलेंगे, ये बिल बना के अपने मिट्टी के अंदर रहते हैं और अपने बिल के ऊपर किसी पत्ते से अपने बिल को ढक लेते, ताकि इनको बिल्कुल ही प्रकाश नहीं चाहिए। जब देखिएगा बारिश का समय आता है, धूप कम होते हैं, तो ये अपने बिल से बाहर निकलते हैं और मिट्टी पे चलना, सरवाइव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बारिश के बाद यदि ये बिल से निकले और कड़क धूप हो जाए, देखिएगा जहां तहां ये छिहर जाते हैं, जहां तहां ये क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं, सरवाइव नहीं कर पाते हैं। ये याद रखना, ये सनलाइट से इनका रिएक्शन होता है, इसीलिए धूप में रहना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए आपको ये अंदीना आपको नहीं मिलेंगे, जब भी मिलेंगे ये, ठीक है, बरसात वाले मौसम में, ठंड के मौसम में आपको घूमते फिरते मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे आप लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिए और इसका आंसर बताइए आप लोग कि निम्नलिखित में से किस समुदाय के पौधे में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। देखिए सारा का सारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड आपका है। ठीक है, चलिए इस पर ध्यान देना। निम्नलिखित में से किस समुदाय के पौधे में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? शैवाल है, टेरिडोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, इनमें से सभी। देखना कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्टिव आते हैं जो हो सकता है आपको नया मिले, तो कोई बात नहीं है, उस पर हम लोग डिस्कस करके उसके बारे में भी जान लेंगे। ठीक है, लेकिन छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए कभी कभी क्या होता है, एक्स्ट्रे क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड में इधर उधर से पूछ देते हैं, तो उस पर भी हम लोग करेंगे चर्चा। चलो क्लास में नहीं किए तभी क्वेश्चन है, अभी हम लोग चर्चा इसके बारे में करेंगे। आप लोग को याद होगा कि जब हम चैप्टर शुरू किए थे आपको बताए थे, ठीक है, आइकलर नामक जो साइंटिस्ट थे उसने क्या किए थे, पादप को दो भाग में बांटे थे। एक आपका था, क्या कहते हैं ये, आवृत्ति बीजी, अनावृत्ति बीजी को अलग बांटे थे, और एक आपका था, क्या कहते हैं इधर, ठीक है, देखो ना, तो फर्स्ट चैप्टर में ही बताए थे पादप को। एक था जलीय पौधा में जिसमें आता था आपको टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और थाइलोफाइटा। ठीक है, दूसरे तो आपका था ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म।
आप लोग देखे होंगे वहां हम लोग टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, डेकोटा, थैलोफाइटा, इसके बारे में क्या किए थे, चर्चा उस समय किए थे। तो ध्यान देना, ये सभी जितने भी पौधे हैं, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, शैवाल, ये सभी जलीय पौधा हैं। ठीक है, जब ये जलीय पौधा है तो याद रखना, ठीक है, ये सभी पौधों में क्या होंगे, जल के माध्यम के द्वारा ही क्या होता है, परागण होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। ठीक है, याद रखना, निम्नलिखित में से किस समुदाय के पौधे में निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। तो शैवाल के लिए भी, ठीक है, टेरिडोफाइटा के लिए भी और ब्रायोफाइटा के लिए, इनमें से सभी। ठीक है, ध्यान देना। अब आपको कंफ्यूजन ये होगा कि सर ये शैवाल में, ठीक है, अलैंगिक जनन में भी शैवाल के कुछ एग्जाम्पल आते हैं। तो याद रखना, शैवाल के अंतर्गत बहुत सारे इसके स्पीसीज आते हैं जिनमें अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक भी होता है। ठीक है, तो ध्यान देना कि सबसे पहले जलीय जीव में सबसे पहले बनने वाले जीव शैवाल था, और उस समय वो एक कोशिकीय था, धीरे धीरे बहुकोशिकीय में बदला। जनन के माध्यम पहले वो अलैंगिक जनन कर रहा था, धीरे धीरे उसमें भी युग्मक बनना शुरू हुए। याद होगा आपको क्लेमाइडोमोनास बताए थे, यही शैवाल का एग्जाम्पल है। उसमें क्लेमाइडोमोनास कुछ ऐसे भी थे जो अलैंगिक जनन भी करते थे और कुछ ऐसे भी थे लैंगिक, अर्थात ये समय के साथ विकसित होते गए। और लैंगिक जनन से कुछ ऐसे इनकी स्पीसीज जातियां बनी जो लैंगिक जनन की तरफ क्या किया, मूव किया, और उसके युग्मक बने। तो युग्मक पहले इन शैवाल में समयुग्मक बना, फिर असमयुग्मक बना, फिर विषमयुग्मक बना। इस सब बात में हम लोग चर्चा पहले किए थे। चलो यहाँ तक कोई डाउट है तो बताना। याद रखना, शैवाल हो, टेरिडोफाइटा हो, ब्रायोफाइटा हो, ये सभी जलीय पौधे होते हैं और इसमें परागण के लिए जल माध्यम क्या होता है, आवश्यक होता है। चलो यहां तक कोई डाउट तो बताओ। चलिए, सभी बच्चे बोले थे डी, बहुत बढ़िया लगा। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, चलिए आपको कहीं ना कहीं ये व्हाइट वाला को, ठीक है, अगले क्लास से ब्लैक ही रखेंगे ताकि आपको स्पष्ट क्लियर दिखे। ये व्हाइट होने के कारण, ठीक है, रिफ्लेक्स जो होता होगा और जिसके कारण से ये आपको कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, ठीक है, ब्लैक रखेंगे। तो चलो यहाँ तक जो आज की क्लास हम लोग किए, इसमें ठीक है कि दो परागण के बारे में पीडीएफ तो बनाए थे, लेकिन इसमें छूटा हुआ कोई बात नहीं है। ठीक है, हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे, जो कि कौन सा है, ये बैट के द्वारा, बैट मतलब चमगादड़ के द्वारा और घेंगा के द्वारा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपका सारा का सारा सेकेंड चैप्टर का लेक्चर भी सीरियल से डाला हुआ है और पीडीएफ भी सीरियल से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अभी डाल भी देंगे, तो आप लोग आराम से तैयारी कीजिए। और इसके साथ साथ आप लोग इस क्लास करने के बाद आपको एक सजेशन देते हैं कि इसको भी रिवाइज कीजिए, नोट और एनसीईआरटी, क्योंकि आपको एनसीईआरटी से ही ये सारा टॉपिक समझाया गया है। ठीक है, और उस चीज को एनसीईआरटी को भी पढ़िए। ठीक है, उसको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए। यदि उसमें कहीं डाउट रहे तो ठीक है, आप लोग हमसे पूछ सकते, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे तो नहीं कर पाइएगा आप, जो सफलता प्लस का है इस ऐप पे ही कर दीजिएगा। ठीक है, आपको बता देना, जैसे अभी आपका क्लास 7 बजे से है, किसी चीज में डाउट है तो आप लोग वहां जाके बायोलॉजी वाले सेक्शन में जाके आप, ठीक है, उस क्वेश्चन को, उस चीज को, ठीक है, टाइप करके लिख के भेज दीजिएगा कम से कम। ठीक है, अभी 7 बजे क्लास 8 बजे होती है, तो 12 बजे से पहले, आज मान लीजिए किसी पिछले क्लास में आपको कहीं डाउट रहा होगा, कोई चीज आप लोग वीडियो पीछे से देखे होंगे, कहीं डाउट रह गया होगा, कहीं समझने में समस्या हो या कंफ्यूजन भी बहुत सारे बच्चे को हो जाता है। ठीक है, ये नहीं होगा, ये होगा, तो क्या करें, ऑफलाइन बच्चे आके पूछ लेते हैं क्लास में, सर ये होगा कि ये होगा, वहां उनका डाउट क्लियर करना पड़ता है। आपको भी ऐसी समस्या आती है, आप आराम से 8 बजे आपका क्लास है, दिन में 12 बजे से पहले आप वहां लिख के टाइप करके दे दीजिए, उसको हम देख लेंगे। उसके बाद जाके आपकी जिस तरह से क्लास चल रही है, क्लास समाप्त होने से पहले जिस बच्चा का पर्सनल भी डाउट होगा उस डाउट को क्लियर कर दिया करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, कुछ अभी भी कर दीजिए। चलो, क्या डाउट है बताओ, क्या क्वेश्चन है स्वाति, बताओ।
पूछ लो अभी भी, कोई दिक्कत नहीं, अभी है मेरे पास 10-15 मिनट, 10 मिनट अभी हैं, क्योंकि हमको क्लास खत्म करने के बाद 14 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, इसीलिए हम टाइम थोड़ा देखते हैं, 9 से ज्यादा होता है तो निकल जाते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो अभी, 10-5 मिनट अभी रुकेंगे क्लास में, तो बोले चलिए। रविशंकर बोल रहे हैं बागडोर। रविशंकर सही बोले, कभी बागडोर निकल भी जाते हैं, ज्यादा लेट होता है तो रुक भी जाते हैं। ठीक है, रविशंकर आपका घर कहाँ है? एक दो बच्चे रविशंकर, लेकिन मेरे पास आउट बच्चे, आपका घर कहाँ है रविशंकर बताइए, मेरा तो घर बागडोर आप जान रहे हैं। चलिए स्वाति, आपका क्वेश्चन क्या है पूछ लो हमसे। चलिए रविशंकर आप बताइए। काहे डर रहा है, तुम्हारे घर पे नहीं पहुंचेंगे। चलिए, मेरा घर बागडोर, तुम्हारा भी घर बागडोर, चलो ठीक है, हम भी जानते हैं सर, हम भी, चलो ठीक है स्वाति यदुवंशी, अच्छी बात है। चलो कोई बात नहीं, कुछ स्वाति प्रिया बोली कुछ अभी भी कर दीजिए, तो क्वेश्चन भी लिखी है, तो कौन सा क्वेश्चन है बताओ स्वाति, या अभी बताओगी तो वो चलो, आप ही कोई और क्वेश्चन पूछ लीजिए। अच्छा, हम ही और क्वेश्चन आपसे पूछ लें, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, हम ही आप लोग से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई बात नहीं। चलो, तो बताना, पुमंग, मैंने लिखा यहां पुमंग, ये क्या है? पुमंग क्या है? ठीक है, तो यहाँ स्वाति यदुवंशी बोल रही है टेलीग्राम पर डालने बोल रही होगी, टेलीग्राम पर डालने बोल, अच्छा देखो, नहीं पूछिए अभी, आप ही कोई, देखो आप बोली है तो चलो कोई बात नहीं है, आपका भी बात समझ लिए। चलिए, स्वाति क्या कर रही है फिर? पुष्प का नर भाग, चलिए, पुमंग क्या होता है? पुष्प का नर भाग। ठीक है, और याद रखना पुमंग है, एक पुमाणु भी याद होना चाहिए जो परागकण होता है। चलिए ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आप लोग के लिए हो गया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये बताना, चलो एक क्वेश्चन आप लोग को फर्स्ट चैप्टर में बताए थे, ये बताना कि परागकण क्या है? परागकण क्या है? नर युग्मक है कि नर युग्मकोद्भिद है? हम लिख देते हैं परागकण, ऑप्शन लिखना तुम लोग, परागकण क्या है? ये नर युग्मक है या युग्मकोद्भिद है, याद रखना। परागकण क्या है? चलिए इसको, इस यदि ये आंसर सही है तो एक लिखना, ये सही है तो दो लिखना। युग्मकोद्भिद लिखे हैं, ठीक है, युग्मकोद्भिद सेकंड में पहला लिखे हैं। चलो, स्वाति बोली है नर युग्मक, रविशंकर बोले, देखो ना ध्यान से, याद पारो, इसके बारे में ये आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े हैं, इसको नर युग्मक के बारे में बताते रहता है, लेकिन ध्यान देना आप लोग थोड़ा स्टैंडर्ड क्लास में आए हैं तो ध्यान देना इसमें, इस परागकण के अंदर आप लोग को बताए होंगे। ठीक है, याद रखना, इसके अंदर एक केंद्रक होता है, इसको एक कोशिका बोलते हैं, इसको जनन कोशिका बोलेंगे। ठीक है, और इसके नीचे बताए होंगे ये कायिक कोशिका होती है। ठीक है, क्या होती है? कायिक कोशिका। ठीक है, कायिक कोशिका। जब ये
प्राग वर्तिकाग्र तक पहुंचती है, यही ठीक है दो जनन कोशिका में बदल जाती है, या प्राग कोश के अंदर बदल जाएगी या वर्तिकाग्र पहुंचेगी तब बदलेगी। फाइनली जब ये परिपक्व होते हैं या परागन करने परागन के बाद निषेचन करने के क्रम में जब ये आगे बढ़ते हैं तो निषेचन होने से पहले इनको ठीक है जनन कोशिका दो गो बन जाती है। याद रखना ये जनन कोशिका होता है नर युग्मक ठीक है। और परागकण ये पूरे परागकण है, इस परागकण को बोलते हैं ठीक है युग्मकोद्भिद। ठीक है लगाना है तो एक बात और लगा सकते हैं नर युग्मकोद्भिद इसको बोलते हैं। लेकिन ये जो नर युग्मक होता है वो जनन कोशिका होता है, इस बात पर ध्यान देना, नहीं तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे और आप वहां जाके नर युग्मक कीजिएगा और ऑप्शन इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, फिर वहां गलती हो जाएगी। छोटी छोटी बात पे ध्यान देना है, ठीक है याद रखना। चलो अब स्वाति बोल रही है 2 होगा सर, पहले बोली नर युग्मक, ठीक है क्या होगा 2 होगा, इस पे ध्यान देना। ये चीज आपको क्लास 12th में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन 10 में इसी को डायरेक्ट कर देता है नर युग्मक। ठीक है बहुत सारी त्रुटि है 10 वाले में, 9 वाले बुक में। 9 वाले बुक में जो भारती भवन है उसमें लिखा हुआ है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका लिख दिया है तंत्रिका कोशिका, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु, सबसे छोटी शुक्राणु। ठीक है और सबसे लंबा पूछेगा तो लंबा को बड़ा कर दिया, ठीक है लंबा में होगा तंत्रिका तंत्र, सब ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और बता देना, ठीक है तब हम लोग क्लास समाप्त करेंगे। ठीक है मानव शरीर का या के या कहें का गतिशील कोशिका कौन सी होती है, बताओ कोशिका कौन सी होती है। मानव शरीर में कौन सी कोशिका ऐसी है कि जो गतिशील होती है, चलो बताना मानव शरीर का गतिशील कोशिका कौन सी होती है। सर मानव शरीर की गतिशील कोशिका आरबीसी होती है। क्या होती है आरबीसी। चलो आगे बोलो और बोलो, ठीक है ये लिखिए RAKT, ये क्या होता है। रविशंकर बोले आरबीसी, स्वाति बोली है RAKT। RAKT क्या होता है स्वाति यदुवंशी, ठीक से बोलो। स्वाति प्रिया तुम बताओ क्या होगा आंसर। मानव शरीर का गतिशील कोशिका कौन सी होती है। ठीक है तो देखो रविशंकर आप आरबीसी बोले, आपकी सोच ठीक है, लेकिन ध्यान देना ये जो आपका एक जल है, पानी को ले लो और पानी को किसी प्रेशर के द्वारा जब उसको हम किसी पाइप में प्रेशर से उसको कहीं भेजेंगे तो वो चला जाएगा, प्रेशर के कारण वो गति करता है। तो हार्ट जो मेरा है वो याद रखना सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है उसके कारण से हमारे रक्त को पंपिंग करता है। ठीक है जब पंपिंग करता है तो ये प्रेशर से हमारे शरीर में दौड़ता है, स्वतः नहीं दौड़ता है, स्वतः गति नहीं करेगा। ठीक है बताओ हमारा हार्ट यदि बउआ बंद हो जाएगा क्या हमारे शरीर में ये आरबीसी दौड़ेगा। ठीक है एक सूता नहीं घसकेगा, जहां है वो जो डिस्क ब्रेक मार के रुक जाएगा फट से बर। ठीक है क्या बताओ आप आरबीसी बोले, आपको लगा कि आरबीसी मेरे शरीर में रनिंग कर रहा है, गति कर रहा है, इसलिए इसको बोल देते हैं गतिशील कोशिका। ठीक है लेकिन ध्यान देना इसके गति के पीछे क्या है, हमारा हार्ट इसको पंपिंग कर रहा है, पंप कर रहा है, प्रेशर उत्पन्न कर रहा है, इस प्रेशर से क्या कर रहा है हमारे शरीर में गति कर रहा है। लेकिन इसको जब हार्ट प्रेशर देना बंद कर देगा तो क्या ये
एक सूता भी आगे नहीं पीछे, नहीं एक गियर नहीं बैक गियर डालेगा, ये जहां है वहीं रुक जाएगा। तो ध्यान देना, आरबीसी को यहाँ खारिज करते हम, गलत करते हैं, याद रखना शुक्राणु होगा। ठीक है, ये सवाल आपको बोर्ड में पूछते हैं, इस बार भी पूछा गया था। तो गतिशील जो कोशिका होती है वो शुक्राणु होती है। ठीक है, जब इसको माध्यम मिल जाता है बच्चों, बेजैना इसका माध्यम होता है, गर्भाशय फिलोपियन नलिका, इस माध्यम में देखिएगा ये स्वतः गति करता है, ये खुद, ये पूंछ इसको सहायता प्रदान करती है। मध्य भाग में पढ़ाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो इसको एनर्जी देता है, तब ये गति करता है। ये रक्त भी गति कर रहा है, लेकिन ये स्वतः गति नहीं कर रहा है, इसको प्रेशर के कारण गति करना पड़ रहा है। हार्ट इसको पंपिंग कर रहा है, हार्ट इसको पंप करना बंद कर दे, ये गति नहीं करेगा। ये एक गतिशील कोशिका होता है, इसको भी याद रखना। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ भी बता दिए। ठीक है, चलो स्वाति बोली नहीं पता सर। क्या स्वाति, अब बताओ, अब जानकारी हुई कि हमारे शरीर में, देखो यहाँ पर नर मादा को नहीं अति कन्फर्म किया, यहाँ डायरेक्ट लिखा है मानव शरीर। ठीक है, मानव शरीर जब लिख दिया गया तो हाँ, नर मादा को अलग अलग नहीं रखा जाता है, भले ये, ठीक है, नर के शरीर में पाए जाने वाले कोशिका होते हैं, जैसे अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो ये मादा के शरीर में होता है, लेकिन बुक में डायरेक्ट लिखा होता है मानव शरीर की। ठीक है, तो हाँ, ये डाउट मत रखना नर और मादा। ठीक है, मानव जब बोल दिया तो नर मादा दोनों रखना है, इसलिए कोई, ठीक है, तो ध्यान देना इस बात पे कि ये शुक्राणु जो है मानव शरीर की मानव शरीर की गतिशील कोशिका होती है। आरबीसी को क्या कर रहे हैं, नहीं रखना है, ध्यान में डिलीट कर दो रविशंकर अभी के अभी, नहीं तो फिर बोर्ड का 1 नंबर गया तुम्हारा। चलो, इस प्रकार से बोर्ड में क्वेश्चन रहता, आरबीसी ऑप्शन रहता, तो रविशंकर बना के टाइट, हम तो सही बनाए हैं, 35 बना के लाए हैं। अरे बाबा ध्यान देना, क्या होगा, गतिशील कोशिका कौन होगा, ये होगा शुक्राणु होगा। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो याद रखना, हम लोग स्वपरागन को खत्म किए, पर परागन में भी 2-4 गो टॉपिक था, 2 टॉपिक खत्म किए, 2 टॉपिक बचा हुआ है, अगले क्लास में खत्म करके स्वपरागन परपरागन, तो अगले क्लास में परपरागन का दोनों टॉपिक भी देख लेंगे, और ये क्या कहते हैं, स्वपरागन परपरागन के बीच का थोड़ा बहुत अंतर भी देख लेंगे। उसके बाद चलेंगे हम लोग निषेचन पे। किस पे, निषेचन पर। याद रखना, ये भी क्वेश्चन होता है कि पहले निषेचन होता है पहले परागन होता है, याद रखना, पहले परागन तब निषेचन। ठीक है, निषेचन के बाद अगला टॉपिक होगा द्विनिषेचन। ठीक, चलिए अब हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ठीक, आप लोग आराम से तैयारी करते रहिए सभी सब्जेक्ट का। ठीक, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट रविशंकर।